स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आज फ्राइडे का सत्र बिकवाली भरा रहा है क्योंकि शुरुआत ही हमने देखा है थोड़ी सी लड़खड़ाकर मार्केट कर रहा है। 22,000 को टेस्ट करता हुआ निफ्टी इस समय 160 पॉइंट नीचे। वहीं अगर आप निफ्टी बैंक के हाल देखें तो यहाँ पर भी बिकवाली का दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 300 पॉइंट का नुकसान इस समय इंडेक्स पर, डे लो से थोड़ा सा दूर, ज्यादा नहीं, 46,310 तक आज हम टूटे हैं सुबह में। और अगर आप देखें मिड कैप इंडेक्स, तो मिड कैप इंडेक्स में कल की पुल बैक के बाद आज फिर से 600 पॉइंट का नुकसान देखने को मिल रहा है। तो 1% की गिरावट यहाँ पर, इसीलिए आप गौर करेंगे कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहद नेगेटिव हो चुका है। इनफैक्ट बीच में ऐसे लगा था कि संभल जाएगा मार्केट, लेकिन स्थिति बिगड़ी है। 9:30 ऑनवर्ड्स यहाँ पर सेल साइड की पोजीशंस फिर से बढ़ती हुई दिखाई दी हैं। दबाव कहाँ से आया? आज एचडीएफसी बैंक ड्रैग कर रहा है, लेकिन साथ बिल्कुल नहीं है टेक्नोलॉजी मेजर्स का, खासतौर से इन्फोसिस। इसके अलावा एनटीपीसी और एलएनटी में भी बिकवाली ही हावी है। आईटीसी, बजाज फाइनेंस, एयरटेल और ब्रिटानिया में कुछ कुछ खरीदारी के अंश आज देखने को मिले हैं। ऐसे में आपकी क्या रणनीति रहेगी? किस तरह के ट्रेड्स पर आप फोकस करेंगे? और हमारे जानकारों ने अब तक किस तरह के रिटर्न्स कमाए हैं? एक बेहद मुश्किल हफ्ता हम सब के लिए रहा है, तुम्हारे जानकार भी उसी से स्ट्रगल कर रहे हैं। ये एक रियलिटी है। अब कल तक आशीष कयाल करीब 3% के रिटर्न्स कमा चुके हैं, रुचित जैन -1.4, प्रदीप होचंदानी -5.3। कल का पुल बैक और आज की बिकवाली, ये सरप्राइजिंग बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये हमने पहले भी हफ्ते की शुरुआत में कहा था रुचित कि शायद वॉलेटिलिटी रहेगी आगे जारी। आज आप इंडेक्स को कैसे पढ़ रहे हैं? निफ्टी के लिए क्या सलाह है? वेरी गुड मॉर्निंग अर्षदा जी। ये वॉलेटिलिटी आई थिंक ये पीक में जो हुई है वो आगे और भी नियर टर्म के लिए कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि हम एक करेक्टिव फेज में चल रहे हैं। ऑल्दो ये करेक्शन विद इन द बुल मार्केट है, बट लेकिन जनरली करेक्टिव फेजेस में ऐसी वॉलेटिलिटी रहती है। अब अगर हम इंडेक्स फ्रंट पे देखें तो 21,900, 21,950 ये बेहद अहम सपोर्ट है इंडेक्स के लिए। पिछले 1.5 से 2 महीने में जब भी मार्केट्स में करेक्शन आया है तो 40 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक सपोर्ट बन के उभरा है, और वो एवरेज अभी 21,950, 900 की रेंज में ही चल रहा है। तो आई थिंक अगर ये लेवल टूटता है तो आई थिंक मार्केट्स के लिए इंडेक्स फ्रंट पे भी, लार्ज कैप स्टॉक्स पर भी हम काफी अनवाइंडिंग देखेंगे। अदरवाइज जब तक वो नहीं ब्रेक होता है तब तक पॉसिबिलिटी एक रिकवरी फिर से रहेगी, और ये 21,900, 22,250 ये जो रेंज हमने देखी है लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में, इसी रेंज में अप्स एंड डाउन्स कंटिन्यू रहेगा। तो आई थिंक थोड़ा सा डिफिकल्ट फेज है ट्रेडर्स के लिए भी, और ऐसे फेज में सलाह यही रहती है कि जितनी हो सके उतनी पोजीशंस लाइट रखें, और जब एक ट्रेंडेड फेज आगे रिज्यूम हो तो उसके बाद आप शॉर्ट टर्म के ट्रेडिंग में। आशीष, आपकी अप्रोच? हाँ, देखिए ओवरऑल बाजार में दबाव डेफिनेटली बन रहा है। यहाँ पे एक टग ऑफ वॉर मुझे लगता है 22,000 के आसपास चल रहा है यहाँ पर, कि उसके ऊपर जाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मार्केट संभल नहीं पा रहा है 22,000 के ऊपर। तो ऐसे में डिफेंसिव सेक्टर और डिफेंसिव स्पेस शायद आउट परफॉर्म करेंगे, और अगर 21,920 का लेवल निफ्टी तोड़ता है तो यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आ सकता है, करीबन 21,650, 670 तक के लेवल्स के लिए। तो ओवरऑल बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्चर पे अभी मार्केट है। देखते हैं यहाँ से 22,050 के ऊपर जाता है तो थोड़ा संभलेगा, नहीं तो प्रेशर बन सकता है। तो ये फिलहाल इंडेक्स पर व्यू आ रहा है। प्रदीप, आपकी क्या रणनीति रहेगी? ये हफ्ता पूरे मार्केट के लिए खराब रहा है, आपके भी रिटर्न्स उस लिहाज से सफर कर रहे हैं। जी ऑन द हायर साइड जब तक रेजिस्टेंस लेवल क्रॉस नहीं होते तब तक हम नेगेटिव रहेंगे। तो उस सेंस में निफ्टी में 22,322, 350 का रेजिस्टेंस जोन है। ऑन द लोअर साइड 21,900 के नीचे ट्रेड करता है तो 21,530 के नजदीक जा सकता है, जो फेवरेबल लो बनी थे। पर मेनली खिलाड़ी नंबर 1 के लिए जो आज के सेशन में इंडिविजुअल स्टॉक्स की नजर रहेगी, और रिलेटिवली जो हायर स्ट्रेंथ दिखा रहा है ऐसे कुछ स्टॉक में बाइंग साइड ऐड करना चाहिए। थोड़ा सा संभल कर ट्रेड करने की जरूरत है इस तरह के मार्केट में। तो स्ट्रेंथ कहाँ पर बन रही है और क्या चुन रहे हैं हमारे जानकार, वो आपको बताएंगे। लेकिन कुछ आउट परफॉर्मर्स रहे हैं कल के बाजार में, कुछ फायदा कुछ स्टॉक्स ने दिलाया है इनको। सोलर इंडस्ट्रीज 2% के रिटर्न्स देकर गया है प्रदीप को। लिंडे इंडिया 2% के रिटर्न्स कमा कर गया रुचित के लिए, और 2% की कमाई हुई है आरवीएनएल में आशीष के लिए। तो ये 2% कमाने वाले स्टॉक्स इन्होंने कल आइडेंटिफाई किए हैं। चलिए अब क्या आपकी रणनीति रहेगी उसकी करते हैं बातचीत।
प्रदीप का पोर्टफोलियो लेकर आइए प्लीज। एक तो लिंडे इंडिया कल का नहीं, आई बेग योर पार्डन, इनका था सोलर इंडस्ट्रीज अभी भी होल्ड कर रहे हैं। इनका एचडीएफसी एएमसी में स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ कल और आईसीआईसीआई बैंक से इन्होंने किया है एग्जिट। प्रदीप, नया ट्रेड? जैसा कि मैंने बताया कि रिलेटिवली हायर स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, ऐसे स्टॉक को ऐड करेंगे तो सीजी पावर में एक अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है। आज के सेशन में इसने आर्ली चार्ट्स पे अपने रेजिस्टेंस को भी काटा है। 474 के करंट रेट पे इसको ऐड करेंगे। 461 का स्टॉप लॉस रहेगा, 510 के टारगेट है। ओके, तो ये फिलहाल सीजी पावर में एक ट्रेड इस समय बाई साइड का आपके लिए बना है। 510 के लिए एक मौका तेजी का, 461 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। ये है वो सौदा जो प्रदीप ले रहे हैं। रुचित का पोर्टफोलियो लेकर आइएगा। रुचित के लिए ऑफकोर्स कल लिंडे इंडिया अच्छे खासे रिटर्न्स कमा कर गया है, लेकिन वहां पर इन्होंने बुक किया मुनाफा। लेटेंट व्यू के ट्रेड को अभी भी ये होल्ड कर रहे हैं। आज का नया सौदा क्या रहेगा रुचित? तो अर्षदा जी, हमने रिसेंटली ये हफ्ते में ही एचईजी पे बाय कॉल दिया था, वहाँ जहाँ पे प्रॉफिट हुआ था, और उसी को मैं वापस से रिट्रेट करना चाहूंगा। आज भी ये करंट लेवल्स पे 1840 के आसपास यहाँ पे खरीदारी करें, क्योंकि आप क्लियरली देख रहे हैं कि जो करेक्टिव फेज है उसमें स्टॉक एक अच्छा रिलेटिव और परफॉर्मेंस दिखा रहा है, और हमने स्टॉक में चैनल का ब्रेकआउट भी इसी हफ्ते में अच्छे वॉल्यूम्स के साथ देखा है। तो करंट लेवल्स पे यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 1750 के नीचे स्टॉप लॉस रखे, अर्निंग शॉर्ट टर्म में 1930 तक के टारगेट से स्टॉक में एक्सपेक्ट करें। 1930 के लिए एचईजी में तेजी का ट्रेड 1837 पर है, लेकिन 1930 तक जा सकता है स्टॉक। आज हल्की बढ़त देखने को मिल रही है। चलिए लेकर आइए आप आशीष का पोर्टफोलियो। और आशीष के केस में इन्होंने एक तो आरवीएनएल में प्रॉफिट कल ही बुक कर लिया था, कोलगेट में भी इन्होंने बुक किया 2647 पर ट्रेड। आशीष बताइए आज का नया सौदा। देखिए, आज के दिन में मैं फिर से कोलगेट को जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि कल इसने जो क्लोजिंग दी है, बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है। मार्केट के ट्रेंड को रिवर्स करके ये ऊपर की ओर ही बंद हुआ है, और आज के दिन भी एक पॉजिटिव रुझान दिखा रहा है। तो मैं फिर से कोलगेट में लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करना चाहूंगा। यहाँ पर टारगेट है 2975 का और स्टॉप लॉस है 2610 लेवल्स का। ओके, कोलगेट को आप री इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। कल इसमें प्रॉफिट बुक किया, लेकिन आज मोमेंटम है तो दोबारा लेकर आए हैं ये। टारगेट स्टॉप लॉस प्री स्क्रीन पर रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी रेजिलिएंट ट्रेड बनती दिखाई दे रही। करीब आधे % तक के गेन्स कोलगेट में आपको दिख रहे हैं। तो 2975 आपका टारगेट रहेगा और 2610 आपका स्टॉप लॉस। आशीष, दूसरा ट्रेड आइडेंटिफाइड है या फिर कुछ टाइम लेंगे? नहीं, अभी फिलहाल वेट करेंगे, देखते हैं कि यहाँ पर बुल्स और बेयर्स में लग रहा है कि शायद बेयर्स हावी हो सकते हैं, तो सेकेंड हाफ में शायद ट्रेड सेल साइड पे लेना चाहूँ। कुछ आगे सेल साइड का ट्रेड आ सकता है। रुचित, आपका क्या प्लान? हम फिलहाल वेट करेंगे अर्षदा जी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ये ऐसा होता है कि जहाँ पे पोजीशन कम हो रहा है उतनी बेटर है। प्रदीप, ट्रेड लेना चाहूंगा, और कुछ और कंफर्मेशन आते हैं फिर मैं नेक्स्ट ट्रेड लेना है। तो नेक्स्ट ट्रेड का इंतजार होगा। अब वो नेक्स्ट ट्रेड ब्रेक के बाद आ सकता है या फिर दोपहर में आ सकता है। इट ऑल डिपेंड्स कि मार्केट कैसे बिहेव करेगा। चलिए इस बीच बात करते हैं एनएचपीसी की। कल आपको याद होगा एसजेवीएन का मैनेजमेंट काफी डिटेल में हमको बता रहा था कि सोलर एनर्जी में कई सारे प्रोजेक्ट्स इनके हाथ लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सिर्फ एसजेवीएन ही नहीं, एनएचपीसी के केस में भी ऐसा ही है। गुजरात ऊर्जा विकास निगम से इनको हाल ही में 850 करोड़ के आसपास का बड़ा ऑर्डर मिला है। गुजरात के खावड़ा में 200 मेगावाट का ये सोलर पावर प्रोजेक्ट कंपनी लगाने वाली है। अब सोलर में कितना बड़ा एक्सपोजर है, हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर आरपी गोयल जुड़ रहे हैं। गोयल साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। हम कल ही एसजेवीएन के मैनेजमेंट से बात कर रहे थे और मैम ने हमें बताया कि सोलर में भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप जैसी हाइड्रो कंपनियों के लिए। तो बताइए, सोलर एनएचपीसी के लिए भी, जो भी एक प्योर हाइड्रो पावर कंपनी थी, सोलर में कितने मौके, कितना बिजनेस वहां पर स्केल करने का फिलहाल पोटेंशियल है? नमस्कार अर्षद जी। बेसिकली तो हम हाइड्रो कंपनी है और हाइड्रो में ही कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत हम जो वेंचर है सोलर में भी कर रहे हैं। 1200 मेगावाट के करीब हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी है। उसमें एक 1000 मेगावाट की हमारी जो सीपीएससी स्कीम है उसमें 3 प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम।
और उसके अलावा 200 मेगावाट के करीब के और डिफरेंट लोकेशंस पर हमारे सोलर प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है। और अभी रिसेंटली हमने एक तो 200 मेगावाट का पहले जीवीएनएल से टेंडर के थ्रू जीता है कंप्यूटर बिड में, और कल भी हमें एक लेटर फॉर्ड मिला है 200 मेगावाट का। तो 1200 प्लस 400 ये मिला के 1600 मेगावाट एज ऑफ नाउ हमारे हाथ में है सोलर की कैपेसिटी। और अदरवाइज तो हम हाइड्रो में ही काम कर रहे हैं, और हम 80-20 के रेशियो में करीब करना चाहेंगे कैपेक्स को, कि 80% हम हाइड्रो में करें, 20% के करीब हम सोलर में करें। लेकिन 20% तो अभी कर रहे हैं गोयल साहब, ये 20 के ऊपर जाएगा क्या? क्योंकि सरकार ने साफ कहा है कि वो बड़े पैमाने पर आई थिंक 2030 तक सोलर एनर्जी के विकल्प भारत में बढ़ाना चाहता है, या फिर नॉन फॉसिल फ्यूल के विकल्प बढ़ाना चाहता है, जिसमें सोलर को प्राथमिकता दी जा रही है। हाइड्रो अपना काम कर रहा है, तो ये 80-20 का रेशियो क्या बदलेगा, और अगर हाँ 2030 तक कितना बदल सकता है? नहीं, हमारा जो रेशियो है वो 80-20 का रहेगा, क्योंकि हमारे पास में बड़े बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट भी आ गए हैं। अरुणाचल में हमें 1800 मेगावाट 2000 मेगावाट के एक दो बड़े प्रोजेक्ट मिले हुए हैं, उन पे हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जल्दी वो कंस्ट्रक्शन में आ जाएंगे। उसके अलावा हम ऑलरेडी करीब 10,000 मेगावाट के जो हमारे हाइड्रो प्रोजेक्ट है उनमें काम कर रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो फाइनेंशियल कैपेसिटी और जो मैन पावर कैपेसिटी वो भी तो लिमिटेड होती है, तो 80-20 का रेशो मेंटेन करते हुए आगे चलेंगे। लेकिन इसके अलावा कैपेक्स मोड के अलावा एक जो गवर्नमेंट की स्कीम है, एमएनआरई की स्कीम है REI वाली, उसमें भी हम काम कर रहे हैं, और 10,000 मेगावाट का हमें उसमें एलोकेशन हुआ है। और उसमें हमारा जो रोल है वो जो डेवलपर और जो बायर है उसको मिलाने का है, और उस प्रोसेस में हमें 7 पैसा पर किलोवाट का कमीशन मिलेगा। तो जी, तो उसमें हमारा कैपेक्स नहीं हुआ, लेकिन उसमें आपका कैपेक्स नहीं मिलेगा, लेकिन बायर और सेलर को मिलाएंगे तो उसकी कमीशन मिलेगी। इससे कितना रेवेन्यू पोटेंशियल आ सकता है रफली गोयल साहब, कुछ गणित है क्या REI में? उसमें करीब 35 से 40 करोड़ रुपए हमें एनुअली कमीशन मिलेगा। ओके, 35 to 40 करोड़। तो आपके कोर बिजनेस में आपने कहा जो हाइड्रो है, वहां पर 2 बड़े प्रोजेक्ट्स अरुणाचल के आपके हाथ लगे हैं। ये लैंड एक्विजिशन की सिचुएशन क्या कैसी रहेगी? कितना समय, कोई टाइमलाइन आपने तय की है कि कब तक वहां पर प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है, कब तक आप काम शुरू करेंगे? इन दोनों प्रोजेक्ट की जो DPR है वो हम इस साल के 2024 के दिसंबर तक हम सबमिट कर देंगे, और उसके बाद में DPR जैसे क्लियर होती है तो हम बाकी जो लैंड एक्विजिशन वगैरह पे काम कर देंगे। तो ये जो दोनों प्रोजेक्ट होंगे बहुत बड़े प्रोजेक्ट है, तो 7 से 8 साल का इनका कंस्ट्रक्शन का शेड्यूल रहेगा। तो हम मान सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट 2025 के एंड तक, ये 25-26 के एंड तक ये कंस्ट्रक्शन फेज में आ जाएं, और 2033-34 तक ये कमीशन हो सकते हैं। ओके, 2033-34 तक ये कमीशन होंगे। तो मुझे बताइए इस समय फिर आपकी हाइड्रो में कितनी कैपेसिटी है गोयल साहब? अच्छा, पिछले क्वार्टर में वो सीजनैलिटी का इम्पैक्ट था, वो होता है स्पेशली हाइड्रो वाले कारोबार में, लेकिन यहाँ से जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उसके मद्देनजर कितनी रेवेन्यू विजिबिलिटी, कितनी प्रॉफिटेबिलिटी की विजिबिलिटी है, वो कुछ जानकारी दे पाएंगे? जी, अभी हमारी टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी 7,071 मेगावाट की है कंसोलिडेटेड बेस पे। उसमें 100 मेगावाट को छोड़ के बाकी हाइड्रो में है, 6,971 मेगावाट हाइड्रो में है। ओके। और 2024-25 में हम 800 मेगावाट का हमारा पावर 2 800 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट है वो कमीशन कर रहे हैं। अक्टूबर 2024 की उसकी टाइम लाइन है। तो हम इस साल 2800 मेगावाट ऐड करेंगे, उससे हमारी जो रेगुलेटरी इक्विटी 3,300 करोड़ से बढ़ेगी। अभी 13,000 की जो रेगुलेटरी इक्विटी वो 16,300 हो जाएगी 24-25 के एंड तक, और उससे जो एडिशनल प्रॉफिट आएगा वो करीब 600 करोड़ रुपए के करीब आएगा। और उसके अलावा फिर 2025-26 में हम करीब 2800 मेगावाट का और कमीशन करेंगे। उसमें 2,000 मेगावाट का सुबनसिरी, जो अब तक का सबसे बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट रहा है कंट्री का भी और NHPC का भी, वो कमीशन करेंगे। 624 मेगावाट का हमारा क्यूरू प्रोजेक्ट है, इसमें जेन के वो कमीशन करेंगे, और एक 120 मेगावाट का रंगीत 4 सिक्किम है वो भी कमीशन करेंगे। तो ये सब मिला करके हमारी जो रेगुलेटेड इक्विटी है वो करीब 24,000 करोड़ की हो जाएगी 2025-26 के अंत तक। और जो प्रॉफिट है हमारा वो करीब 6,000 करोड़ रुपए करीब का प्रॉफिट हो जाएगा। और उसके बाद में 26-27 में हम जो हमारे जो बाकी प्रोजेक्ट है वो कमीशन, 4 प्रोजेक्ट हैं, उनको हम कमीशन करेंगे। तो हमारी कैपेसिटी
14,000 मेगावाट के करीब हो जाएगी। और जो हमारा रेवेन्यू है वो भी जो एग्जिस्टिंग लेवल है 10,000 करोड़ का, वो डबल हो जाएगा। और प्रॉफिट भी हमारा 7,500 करोड़ के करीब का हो जाएगा। और ये कब तक? FY26 आप कह रहे हैं? 26-27 ओके, फेयर इनफ। मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रही थी, ये CERC रेगुलेशंस जो हाल ही में आए थे, आई थिंक इस पर बातचीत भी हुई है आपकी पहले, लेकिन आई जस्ट वांट अ क्लैरिटी सर। ये 70-30 डेट इक्विटी फंडिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में कह रहे थे, इसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे? इससे कुछ फर्क पड़ता है? डेट इक्विटी का रेशियो सेम रखा है 70-30, जो पहले भी था और आगे भी 70-30 रहेगा। और उसमें जो 2024 के अप्रैल 24 ऑनवर्ड जो कमीशन होंगे प्रोजेक्ट, और जो रन ऑफ द रिवर विद पॉन्डेज होंगे, उनमें 50 बेसिस पॉइंट से एडिशनल रिटर्न ऑन इक्विटी मिलेगी। ऐसा ड्राफ्ट रेगुलेशन में आया है और रेगुलेशंस जल्दी फाइनल होने वाले हैं। और ऐसे के ऐसे ही आ जाता है जो ड्राफ्ट रेगुलेशन है, तो वो आपके लिए, आप पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? हमें 100 करोड़ से 150 करोड़ रुपए साल का नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। नेट प्रॉफिट 100 करोड़ से 150 करोड़ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और ये कब तक फाइनल होना है सर? बस इसी महीने आ जाएगा, ये एकदम फाइनल स्टेज में है, एनी डे अनाउंस हो जाएगा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया गोयल साहब, हमारे लिए समय निकालने के लिए। एक आउट परफॉर्मिंग शेयर रहा है आपका NHPC, और जिस तरह का आपने टाइमलाइन और पाइपलाइन दी है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स डिलीवर करने की उम्मीद भी अब मार्केट डेफिनेटली करेगा। FY27 तक कंपनी लगातार कहती आई है कि देखिए कैपेसिटी डबल करेंगे, कैपेसिटी बढ़ेगी, लेकिन साथ ही रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में भी उतना ही वो रिफ्लेक्ट करता हुआ दिखाई देगा। आज हाउएवर ये स्टॉक थोड़ा सा नीचे है क्योंकि मार्केट की हाल नासाज है। 12 महीनों का चार्ट देखिए, वो एक फेयर असेसमेंट है कि NHPC ने क्या रिटर्न दिया है और यहाँ से आगे क्या दे पाएंगे। ये स्टॉक 12 महीनों में करीब करीब 100%, 98% तो बढ़ ही चुका है। चलिए लेंगे इस मोड पर एक ब्रेक के बाद लौटेंगे, खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट आपके लिए लेकर आएंगे। खिलाड़ी नंबर 1, बाजार की चाल और बिगड़ती हुई, वैसे ज्यादा कुछ बदलाव है नहीं, 665 पॉइंट नीचे अब मिड कैप इंडेक्स। इस बीच प्रदीप ने एक स्टॉक आइडेंटिफाई किया है। प्रदीप बताइए, तेजी या मंदी? तेजी का स्टॉक जोड़ेंगे और स्टॉक का नाम है जमुना ऑटो। स्टॉक एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है इसके अर्ली चार्ट्स पे। 124 के करंट रेट पे इसको जोड़ेंगे। 115 का एसएल रहेगा, 145 के टारगेट रहेंगे। 45 के टारगेट के लिए जमुना ऑटो जोड़ा जा रहा है प्रदीप की तरफ से, 115 का स्टॉप लॉस है। चलिए अब मेरे ख्याल में आशीष रुचित रुक रहे हैं, नया ट्रेड इस समय नहीं, दोपहर में ही आएगा, तो एक एक करके सभी के ट्रेड्स देख लेते हैं, क्या रिटर्न्स बन रहे हैं किसके। आशीष जो लीड कर रहे हैं इस समय टैली को, कोलगेट इन्होंने री इंट्रोड्यूस किया है, 29.75 अब नया टारगेट है, 26.10 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। इस घंटे ये स्टॉक इनको कमा कर दे रहा है 0.24%। अब आइए आप रुचित के पोर्टफोलियो पर। एक तो इन्होंने कैरी किया लेटेंट व्यू, 488 का टारगेट, 430 स्टॉप लॉस। नया ट्रेड है HEG, 1853 का भाव है, लेकिन इनका जो टारगेट है वो 1930 है, 1750 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। एक जगह खाली है, दोपहर में ट्रेड आएगा। HEG 0.72% जोड़ रहा है, लेकिन लेटेंट व्यू 1% गवा रहा है। अब आइए प्रदीप के पोर्टफोलियो पर दो नए ट्रेड्स आए। एक तो अभी हमने मेंशन किया जमुना ऑटो, 145 का टारगेट और 115 का स्टॉप लॉस। फिर CG पावर भी इन्होंने बाय किया है, 510 का टारगेट, 461 का स्टॉप लॉस है। और सोलर इंडस्ट्रीज कैरी किया है 8800 के टारगेट के लिए, 7670 का इनका स्टॉप लॉस है। अब रिटर्न्स की सिचुएशन क्या बनी है? सोलर 2% ऊपर, CG पावर 0.59% के गेंस पर, जमुना ऑटो इनको 0.44% जोड़कर दे रहा है। अब देखते हैं सिचुएशन कितनी बेहतर हुई है ओवरऑल रिटर्न्स की। आशीष खयाल के रिटर्न 3.25% के, रुचित -2.29% पर, प्रदीप हुच्चंदानी -5% के रिटर्न्स पर है। ये है आपके लिए ताज़ा तस्वीर खिलाड़ी नंबर 1 की। जो भी आगे चेंजेस आएंगे उसका अपडेट ऑफ कोर्स हम लेकर आएंगे 1 बजे मिड कैप मंत्र में और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी। और ऑफ कोर्स इस हफ्ते के अंत में 3:20 के आसपास खिलाड़ी नंबर 1 के विजेता से होगी बातचीत। तो गुड लक टू यू एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। पेचीदा हफ्ता रहा, टफ लक का, लेकिन आपने कुछ अच्छे ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं इसमें। गुड लक जेंटलमैन। लेंगे एक ब्रेक, आगे ध्यान कमोडिटी मार्केट के एक्शन।